Hello everyone, welcome back to my channel again and in this video we are going to discuss the organometallic compounds जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। OMCs हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ओके, तो लास्ट टाइम हमने SNP ब्लॉक को डिस्कस करके छोड़ दिया था, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं D ब्लॉक OMCs, डी ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक में हमें पता है D12 D9 आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वहां पे आपका D12 D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा। तो जहां पे इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है D12 D9, तो हम उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है कि हम ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जितने भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो जनरली हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल एटम्स के। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल एटम्स जो है, ट्रांजिशन मेटल एटम्स बिकॉज जो डी ब्लॉक का जो मेटल एटम रहता है, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करने का फायदा क्या होगा, मतलब उनको हम ऐसा कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, हम डी ब्लॉक मेटल्स को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का रोल आपको पता ही है, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, कि जैसे आपका इस तरीके से ये आपका ग्राफ है, तो स्टार्टिंग में इसको इतना एनर्जी लगेगा यहाँ से आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो ये इस पाथवे से चला जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, बेसिकली ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को कम करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो हम इसका यूज क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई हम ज्यादा ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिस्कस करते हैं। ऑल्सो अब क्या होगा कि जब ये कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो डी ब्लॉक में क्या है, मेटल्स है, तो मेटल्स के बीच में क्या होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो एक तो वहां पे क्या रहेगी, मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगी, और दूसरा कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनने से वहां पे क्या होंगे, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो अब दो तरीके की बॉन्डिंग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग प्लस कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इससे क्या होता है, इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हो बाय फॉर्मिंग ए कार्बन मेटल बॉन्ड। ओके, लाइक अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके पास क्या है, आयरन है ना। अब आयरन में क्या होता है कि इस तरीके से सपोज आपका जो मेटल एटम है वो इस तरीके से है, यहाँ पे ये आयरन Fe 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 इस तरीके से। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है ट्रांजिशन मेटल के साथ, कि आयरन में रस्टिंग बहुत होती है ना। हम सबको पता है कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आप एक जगह पे, एक लेटिस पॉइंट पे आप आयरन को रिप्लेस कर दे किससे, क्रोमियम से, तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, इस रस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज तो होगा ही, दूसरा हम ये जो इसका रस्टिंग का प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर हम इस तरीके से क्या, कि अगर हम आयरन के प्लेस पे क्रोमियम का डॉपिंग कर दें। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आप और क्या कर सकते हैं कि हम जैसे अगर हमारे पास कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स में भी हम क्रोमियम से डॉपिंग करके वहां पे प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने क्या कर दिया, मेटल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया, उसकी टेंसाइल पावर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और हम उसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके की डॉपिंग करके, या उसके अंदर कार्बन मेटल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करके। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ओएमसीज। ठीक है, कि क्यों इसके ऊपर इतनी सारी बुक्स बन गई हैं, क्या फायदा क्या है इसको पढ़ने का, कोई एक एप्लीकेशन या दो एप्लीकेशन क्या रहेगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है,
आप इससे क्या कर सकते हो, अभी एक तो हमने अभी पढ़ा कि आयरन के रस्टिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आयरन में रस्टिंग की पावर है, रस्टिंग का जो एक प्रोसेस है कि आयरन बहुत जल्दी रस्ट होता है, तो एक तो वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरी आप क्या कर सकते हो, आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना सकते हो। हाई डेंसिटी आप हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना सकते हो। ठीक है, नाउ कैसे होगा ये, इसमें होगा नंबर ऑफ लेयर्स वन अपॉन अनदर। ठीक है, हेंस देयर डिग्रेडेशन विल नॉट पॉसिबल। लाइक आपके पास क्या है, इस तरीके से है, तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन में क्या रहेगा, लेयर्स बनेंगी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो जो आपका पॉलिथीन है, जो उसकी डिग्रेडेशन पावर है वो कम हो जाएगी और वो एक लंबे टाइम तक चलेगा। अब इसमें क्या होता है, सपोज यहाँ पे जो है वो कायरल सेंटर भी रहेंगे, यहाँ पे जब हम ये सारी प्रोसेस कर रहे होंगे तो कायरल सेंटर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। सपोज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एस है। मैं इसको थोड़ा खोल के लिखती हूँ कि सपोज आपके पास ये एक लेयर है और ये एक दूसरी लेयर है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर, यहाँ पे है एस, यहाँ पे है फिर से आर, यहाँ एस और यहाँ पे आर। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ से ओवरलैपिंग होनी है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है एस और सपोज यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई आर, यहाँ आर है और यहाँ पे क्या हो गई एस। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो उस केस में पैकिंग अच्छी नहीं होगी, पैकिंग इज नॉट गुड। ठीक है, पैकिंग अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन नहीं बनेगा। अब ये अगर इस तरीके से कोई हम पॉलिथीन बना भी लेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वो पैकिंग स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर पैकिंग आए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को करने का तरीका ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर लीजिए। क्या है, आप क्या कर लीजिए, आप कंट्रोल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आप कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करें। अब कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, अब ये फिर से एक चीज़ आ गई कि आप क्या करें कि आपका आर के ऊपर आर का कॉन्फ़िगरेशन हो और आपके एस के ऊपर क्या हो, आपका एस का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी गुड पैकिंग होगी, लेयर्स के बीच में गुड पैकिंग होगी, तो आपका क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा, और आप क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब इसका जो डिग्रेडेशन पावर है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, डिग्रेडेशन स्लो डाउन, स्लो डिग्रेडेशन, तो ये सब हो जाएगा। ओके, तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए अभी जो चीज आएगी दैट इज, कंट्रोलिंग के लिए हम यूज करेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आई होप ये तो सबने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, मतलब ऐसे नहीं पूछा, मतलब आपको ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मतलब उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पूछे गए थे कि वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो पहली बात तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का हम यूज क्या करेंगे, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर। ठीक है, तो इसका यूज होगा टू कंट्रोल दी configuration at chiral center। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी पैकिंग अच्छी हो। पैकिंग जितना अच्छा होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा आपके पॉलीथीन का। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो इसका कंस्टिट्यूशन रहता है आर, यहाँ पे होगा मेटल और यहाँ पे आप वाई एन लिख सकते हैं, कुछ भी ये रहेगा बेसिकली।
तो आर क्या है? आर स्टैंड्स फॉर कार्बन कंपाउंड, यानी कि कोई आपके पास क्या रहेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। एम जो है ये आपकी मेटल हो सकती है, ये एस पी से भी हो सकती है, और ये डी यानी कि ट्रांजिशन मेटल भी हो सकती है, ठीक है। और वाई एन जो है ये कोई भी सम अदर ग्रुप्स, ये कोई अदर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक ग्रुप है, एक और कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है, यहाँ पे एक्स हो सकता है, कोई मेटल एटम हो सकती है, एंड कोई एल हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर आपके पास एक तो ये कॉम्बिनेशन होगा और आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा, एक्स मेटल एटम और सम अदर ग्रुप। किस तरीके से, देखो आपके पास है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एस या पी ब्लॉक से कि यहाँ से मेटल कौन सा आएगा, तो यहाँ से पी ब्लॉक से जनरली आपका एल्यूमिनियम आता है और एस ब्लॉक से आपका मैग्नीशियम आता है, ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल की, ट्रांजिशन मेटल, तो इसके लिए ट्रिक है, जरा हाफ टी दो, जरा हाफ टी दो। जरा स्टैंड फॉर जिरकोनियम, हाफ स्टैंड फॉर HF हाफनियम, एंड टी स्टैंड फॉर टाइटेनियम, ठीक है। जरा हाफ टी दो, जरा हाफ टी दो भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रहेगा जिरकोनियम, हाफनियम और टाइटेनियम, ये आपके मेटल एटम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा इस तरीके से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास है ये Cl टाइटेनियम प्लस Al CH3 का थ्राइस। अब देखो यहाँ पे हैलाइड है, ट्रांजिशन मेटल है, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं और उसके साथ कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, सपोज ये दिया है इसने आपको हाफनियम, ये इसके साथ ऑर्गेनिक ग्रुप लगा दिया, सपोज यहाँ पे कुछ भी CPS साइक्लोपेंटाडाइन, ये यहाँ पे क्लोराइड लगे हुए हैं, प्लस में C2H5Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांजिशन, यहाँ पे S ब्लॉक है, मेटल है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, सम अदर ग्रुप में आपका हैलाइड हो सकता है, तो एक हैलाइड है, ट्रांजिशन मेटल है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, सम अदर ग्रुप में क्या है, हैलाइड है। तो ये जो कंडीशन है, ये दोनों ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो आपके पास बेसिक कंडीशन क्या है कि आपके पास एक मेटल रहेगा, मेटल के साथ एक ऑर्गेनिक ग्रुप रहेगा, यानी कि मेटल होगी, मेटल के साथ आपके पास क्या होगा, एक ऑर्गेनिक ग्रुप रहेगा, और उसके साथ आपका कोई हैलाइड हो सकता है या फिर कोई एल्कोक्साइड हो सकता है या सम अदर ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ये चीज रिमाइंड में रखनी है कि आपके यहाँ से कौन कौन सी आपकी मेटल एटम रहेंगी। तो मेटल एटम अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की, तो आपके पास हो सकता है जिरकोनियम, आपके पास हो सकता है हाफनियम, आपके पास हो सकता है टाइटेनियम, ठीक है। और अगर हम ऐसा पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक से आपका रहेगा एल्यूमिनियम और एस ब्लॉक से आपका रहेगा मैग्नीशियम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, आई थिंक इतना बहुत है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं ऑर्गेनोमेटेली में। बेसिक जो ऑर्गेनोमेटेली है ना, कि वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से रहेगा ऑर्गेनोमेटेली में, जहाँ पे जनरली क्वेश्चंस आने के जो मतलब चांसेस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, ठीक है। तो पहला इस चीज में आती है आपका हेप्टासिटी। क्या है आपकी हेप्टासिटी? ओके, हेप्टासिटी बेसिकली हेप्टासिटी है क्या?
देखो क्या है, आपके पास मेटल है, ठीक है, हमने बोला क्या होगा, कार्बन और मेटल का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने मेटल एटम के साथ जुड़ रहे हैं, कार्बन एटम बेसिकली है क्या यहाँ पे, हमें पता है कि कार्बन के पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी, है ना। और ये मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अगर वो ट्रांजिशन मेटल है तो उसके क्या करेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, शेयर करेगा बेसिकली, है ना, ताकि सिस्टम की एनर्जी स्लो डाउन हो जाए और सिस्टम स्टेबल हो जाए, ये कहानी है। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, अब ये कार्बन एटम किस तरीके से मेटल एटम के साथ जुड़े हैं, और नंबर ऑफ, या हम कह सकते हैं हेप्टासिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, number of donating atoms attached with the metal atom, कि आपके मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि वो उसकी हेप्टासिटी है, बेसिकली बॉन्डिंग कह लो आप, कि किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं मेटल एटम के साथ, किस तरीके से बॉन्डिंग है, तो उसको आप उसकी क्या बोलेंगे कि वो उसकी हेप्टासिटी है। सपोज आपके पास ये है, ये मेटल है और इधर लगा हुआ है CH3, तो कितने, एक कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको हेप्टासिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और यहाँ पे ईटा क्या हो जाएगा 1, 1 स्टैंड फॉर, यानी कि इसको N और X भी लिखते हैं, X स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स, वो कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स कितने हैं, डोनेटिंग साइट्स कितनी है, बेसिकली 1 है, तो हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास इस तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है मेटल, तो हमें पता है मेटल क्या करेगा, पाई बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना, और पाई बॉन्ड से जुड़ेगा तो कितने कितने यहाँ पे डोनेटिंग एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, हेप्टासिटी इज 2। अगर आपके पास कोई इस तरीके का सिस्टम है CH CH2 CH2, ठीक है, और आपका यहाँ से इस तरीके से मेटल है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मेटल है वो तीनों के साथ अटैच है, ठीक है, तो उस केस में हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको जनरली हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटल होता है और ये भी इसके साथ मेटल जो है वो पाई बॉन्ड मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं, तो एक यहाँ से जुड़ रहा है 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो हेप्टासिटी कितना हो जाएगा, हेप्टासिटी हो जाएगी 3, बिकॉज हमें पता है कि पाई बॉन्ड का एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो हेप्टासिटी यहाँ पे आपका हो गया 3, यहाँ पे उससे ऊपर वाले में है 2। अब अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके के सिस्टम को, अनसेचुरेटेड सिस्टम अगर हम ले लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेटल जो है वो आपका अटैच है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपका रेजोनेंस में होता है पूरा का पूरा सिस्टम, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, तो टोटल आइटम कितने हो गया 6, तो हेप्टासिटी भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हेप्टासिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ए ग्रुप विच आर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। सो नंबर ऑफ डोनेटिंग आइटम्स कह लो, या नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स कह लो, या फिर क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ ग्रुप, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे आपके पास सीपी लिगेंड होता है, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल होता है सीपी लिगेंड का, साइक्लोपेंटाडाइईन, ठीक है, स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है, ठीक है, सीपी, इसको हम बोलते हैं C5H5 नेगेटिव, ओके। तो अगर इस सीपी लिगेंड के साथ इस तरीके से मेटल अटैच है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो हेप्टासिटी इज 5, तो इस केस में आपकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिकॉज 5 कार्बन एटम जो है वो मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव,
तो इस केस में क्या है कि ये यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है, ये यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है, एंड आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके का, CH2 नेगेटिव, देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर सिस्टम है, ट्राइगोनल प्लेनर सिस्टम है, ओके ठीक है। अभी अगर इसको अगर हम थोड़ा खोल के लिखें तो ये कुछ इस तरीके का है, ये सेंट्रल का कार्बन हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट कार्बन, दिस इज नाउ p ऑर्बिटल ऑफ बोथ द कार्बन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या थे, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है, दो हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे हमने लगा दिया। अभी ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम मेरा कैसा है, ये सिस्टम है मेरा प्लेनर सिस्टम, ओके ठीक है। तो प्लेनर सिस्टम है हमारे पास, तो दिस इज प्लेनर, ओके ये प्लेनर सिस्टम है, वेरी गुड। तो अब मेटल एटम किस तरीके से जुड़ेगा, ये यहाँ पे है आपका मेटल, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि CC बॉन्ड का एनर्जी CH बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, तो मेटल कहाँ कहाँ से जुड़ेगा, CH बॉन्ड से जुड़ेगा, CH बॉन्ड से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो ये वाला, जो अगर हम बात करें, क्योंकि ये इस तरीके से है ना, किस तरीके से आपका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की अगर हम बात करें, तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपका किस तरीके से है, ये इस तरीके से है, ये साइमल्टेनियसली इधर से उधर चल रहा है, ये आपका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ओके। तो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा है, दिस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज प्लेनर, ये आपका क्या है, ये आपका प्लेनर है, ओके। और जो मेटल है, वो मेटल ओवरलैप कैसे कर रही है, वो मेटल ओवरलैप कर रही है परपेंडिकुलरली। तो ये भी चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ मेटल का ओवरलैपिंग कैसा होता है। तो मेटल की जो ओवरलैपिंग होती है, दैट ओवरलैपिंग इज परपेंडिकुलर, ओके। यानी कि मेटल ओवरलैपिंग एक्चुअली, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ओके ओके। तो अभी अगर हम इस चीज को लिखें कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सो इट इज लाइक all the atoms which involve in hapticity present at equal distance from metal, and also metal is always perpendicular to the planar system of pi electronic cloud, ठीक है। तो यानी कि जैसे अभी हमने बोला कि CH इस तरीके से था, CH2 और यहाँ पे था ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये जो मैंने ये जो डिस्टेंस रहेगा तीनों का, ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम रहेगी आपकी, ठीक है, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक्चुअली यानी कि परपेंडिकुलरली जो आपका मेटल है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ परपेंडिकुलरली बाइंड करेगा, प्लेनर सिस्टम के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये चीज आपको माइंड में रखना है, ओके। अभी जैसे अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, ये जो बेंजीन सिस्टम है, तो बेसिकली ये क्या है, इसमें भी आपका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना। तो मेटल एटम भी क्या करेगा, यहाँ पे भी मेटल एटम परपेंडिकुलरली ही बाइंड करेगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग। और यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस है, यानी कि ईच हाइड्रोजन एंड कार्बन हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेटल एटम,
ओके। और हमें पता है कि जो हम इस यहाँ से जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब जब बेंजीन का जो एरोमेटिक स्पेक्ट्रा जब हम एनएमआर से लेते हैं तो यहाँ पे इसका सिग्नल आता है 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, 1 सिग्नल आएगा, वो वैल्यू आती है आपकी 7.26 ppm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जो हाइड्रोजन है ऑल दीज हाइड्रोजन आर केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्वल, तो सारे के सारे हाइड्रोजन केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्वल हैं, तो 6 हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल आएगा और वैल्यू आएगी आपकी 7.26 ppm पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज जो है वो रहेगा आपका कि अगर हम इसी चीज में सपोज मैं आपसे ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि जैसे आपके पास ये है CH2 CH एंड देन CH2, ठीक है, और यहाँ पे मेरा मेटल जो है वो कार्बन मेटल बॉन्ड बना है। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ से जो कार्बन मेटल बॉन्ड है इस तरफ भी CH2 है, इस तरफ भी CH2 है, इसका मतलब क्या है ये भी इक्वल है, ये भी क्या है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे कितने तरीके के हाइड्रोजन हो जाते हैं, कितने तरीके का यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। देखो लगता ऐसे है कि हमें इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेटल का इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट, मेटल का इफेक्ट यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली, जब मेटल एटम जुड़ेगा तो इसका इफेक्ट आएगा। इसका इफेक्ट किस तरीके से आएगा, आई विल शो यू। इसको आप खोल के लिखिए, CH कार्बन कार्बन, एक हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन इस तरफ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ से कार्बन और मेटल का बॉन्ड बना है। अब अगर आप इस हाइड्रोजन को देखिए तो ये इसके क्या है, इनवर्ड है, ठीक है, या आप इसको एंडो कह लीजिए, यानी कि या इनसाइड है। ये जो हाइड्रोजन है ये इनसाइड है, ये मेटल के टुवर्ड्स है, और ये क्या है, ये आउटसाइड हाइड्रोजन है ना, ये मेटल के अपोजिट साइड में है, तो ये आउटसाइड हाइड्रोजन हो गया और ये सेंटर वाला हो गया। तो देखो दो हो गया आपके इनसाइड वाले, 1 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो अभी आपको अगर आप इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे इस मॉलिक्यूल का तो आपको नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 3 सिग्नल। यही खास बात होती है कि आपका सिग्नल किस तरीके से चेंज हो जाता है जब आपके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ कोई भी मेटल एटम आके जुड़ जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेप्टासिटी, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया है कि हेप्टासिटी में बेसिकली है कुछ भी नहीं, जस्ट आपका क्या है कि आपका ये रहेगा आपका नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करें, एक एग्जांपल और अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, एक एग्जांपल दैट इज ओके, तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ परपेंडिकुलरली आपका मेटल जो है वो जुड़ गया है। तो आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, अगेन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। ओके, तो अब यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना आएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जब आप JRF क्वालिफाई करने के बाद आप PhD के लिए इंटरव्यू देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स PhD की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेटल के तरफ है तो एक हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, एक सिग्नल यहाँ से आएगा। ठीक है, अब ये और तो ये हो गया आपका मेटा के हाइड्रोजन दोनों सेम है बट इनसे अलग है, तो दो सेकेंड सिग्नल आपका यहाँ से आएगा और थर्ड सिग्नल आएगा आपका यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, तो NMR में सिग्नल कितना आएगा, 3 सिग्नल आएगा। यानी कि जो बेंजीन रिंग पहले सारे हाइड्रोजन को एक दिखा रही थी और एक सिग्नल आ रहा था, मेटल अटैच होने के बाद वहां से कितने सिग्नल आते हैं, वहां से 3 सिग्नल हो जाते हैं, सारे ही हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं। अब आपका कोई भी जो हाइड्रोजन है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो आप एक दूसरे के केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं रहते। ठीक है, अब क्या होता है ना, वो अब जो आपका मेटल एटम है वो आपके सिस्टम के साथ हेप्टासिटी में जुड़ता है। ठीक है, हमने पता कर लिया कि भाई नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स अटैच विद द मेटल एटम, तो उसका हेप्टासिटी है। नाउ दिस हेप्टासिटी इज डिसाइड बाय द मेटल एटम। ओके,
क्या कह रही हूँ, द हेप्टेसिटी इज डिसाइडेड बाय द मेटल एटम बाय विच हेप्टेसिटी इट विल अटैच विद द लिगेंड। किस तरीके से, सपोज आपके पास अभी अगर हम इसी का एग्जांपल ले, ये जो आपका बेंजीन है, अगर हम इसी का एग्जांपल ले तो यहाँ पे हेप्टेसिटी कितनी है, 6 है, ठीक है, क्योंकि सारे कार्बन एटम इसके साथ अटैच हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा 6 हेप्टेसिटी में ही रहेगा, ठीक है, ये हेप्टेसिटी चेंज भी हो सकती है। लेकिन जो याद रखने की चीज है वो ये है कि ये जो हेप्टेसिटी है ये अभी कैसी है, इवन है। तो ये आगे जितनी भी हेप्टेसिटी में जुड़ने की पॉसिबिलिटी रखता है वो भी क्या होगी, वो भी आपका इवन ही होगा। यानी कि ये हेप्टेसिटी 6 में जा सकता है, 4 में जा सकता है और हेप्टेसिटी 2 में जा सकता है। तो ये दोनों क्या है, ये इसकी लोअर हेप्टेसिटी वैल्यू है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लोअर हेप्टेसिटी। और ये वाली क्या है, इसकी मैक्सिमम या हाईएस्ट हेप्टेसिटी, हाईएस्ट, ये इसकी क्या है, ये इसकी है हाईएस्ट हेप्टेसिटी। यानी कि अगर कोई सिस्टम इस तरीके से है कि वो इवन हेप्टेसिटी दिखाता है तो वो हमेशा इवन हेप्टेसिटी ही दिखाएगा, ओके, यानी कि जो लोअर हेप्टेसिटी रहेंगी उसकी वो भी इवन ही रहेंगी। और अगर किसी सिस्टम में ओड हेप्टेसिटी है तो वो, जैसे अगर हम मैं बात करूँ साइक्लोपेंटाडाइईन सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मेटल एटम के साथ जुड़ता है तो इसकी हेप्टेसिटी क्या है, मैक्सिमम हेप्टेसिटी इज 5। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 5 में भी जा सकता है, ये 5 से 3 में जा सकता है और 1 में जा सकता है। तो दीज आर द लोअर हेप्टेसिटी। तो ये यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड, तो इसकी जो लोअर हेप्टेसिटी भी रहेगी वो भी क्या रहेगी, वो भी ओड ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये ओड से इवन में जा सकता है या इवन से ओड में जा सकता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि मेटल किस हेप्टेसिटी में सिस्टम के साथ जुड़ेगा, ये मेटल डिसाइड करेगा, ठीक है। बेसिकली हर सिस्टम क्या चाहता है, हर एक सिस्टम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। और जो ओएमसीज होती हैं हम उसके अंदर पढ़ते हैं 18 इलेक्ट्रॉन का रूल, कि 18 इलेक्ट्रॉन होने के बाद सिस्टम स्टेबल हो जाता है भाई, ठीक है, ओके, मान लेते हैं। अब हमारे पास सपोज आपके पास ये बेंजीन सिस्टम है और इससे मेटल को जुड़ना है और मेटल के पास उस टाइम पे ना 15 इलेक्ट्रॉन है और उसको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो हेप्टेसिटी 3 में ही जुड़ना पसंद करेगा, ना कि हेप्टेसिटी 6 में। एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, क्योंकि अगर वो सपोज वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है तो वो किस में चले जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। और जहां इलेक्ट्रॉन आपका एंटी बॉन्डिंग में गया तो उससे ज्यादा डीस्टेबलाइज सिस्टम कोई हो नहीं सकता केमिस्ट्री के अंदर। तो वो ये सब तो वो क्यों ही करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये सिस्टम फिर आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल, ठीक है। और मेटल क्या करेगी, मेटल एटम इन 3 कार्बन से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा। तो ये मेटल एटम 3 कार्बन से जुड़ रहे हैं तो हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, हेप्टेसिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। जहां हेप्टेसिटी 3 हुई तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 3 इसको यहाँ से मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और सिस्टम हो जाएगा आपका स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की तलाश में मेटल जो है वो आपके क्या करता है, आपके लिगेंड के साथ बाइंड करता है। बट ये मेटल डिसाइड करेगा कि वो किस हेप्टेसिटी में बाइंड करेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस लूँ, जैसे आपके पास ये है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसमें क्या है, मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितनी हो सकती है, 8। अभी क्या है, ये इवन हेप्टेसिटी है, उसके बाद ये 6 में जुड़ सकता है, ये 4 में जुड़ सकता है, ये 2 में भी जुड़ सकता है। तो 8 में है इसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी, लोअर हेप्टेसिटी है ये। तो इवन है तो इवन हेप्टेसिटी ही दिखाएगा, ओड हेप्टेसिटी जो है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। हमने हेप्टेसिटी देख ली, हेप्टेसिटी हमने देख लिया। हेप्टेसिटी में क्या है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम, ओके। उसके बाद आता है टाइप ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जो डोनेटिंग साइट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास मेटल है और ये मेटल जो है वो आपके लिगेंड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। हमें पता है स्टार्टिंग में क्या होता है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है,
है ना। कार्बन के पास जो कार्बन मेटल बॉन्ड है उसमें क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये मेटल के डी ऑर्बिटल में उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर मतलब शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मेटल है ना, अब वो मेटल भी बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा और उसके बाद मेटल जो है वो भी लिगेंड के साथ क्या करेगी, पाई बैक बॉन्डिंग करेगी। ओके, सो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड, पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देन पाई बॉन्ड फॉर्म्ड, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ लिगेंड्स होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं अगर मैं बात करूँ कार्बोनिल की, तो ये जो कार्बोनिल है हमारे पास जैसे कार्बोनिल कैसा है, कार्बोनिल है आपका सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा बॉन्ड में डोनेट करेगा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द मेटल एटम, ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं साइनाइड का, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं Pr3 का, और भी बहुत सारे हैं। और ये जो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होते हैं ये काम करते हैं सॉफ्ट बेस का, ये सॉफ्ट बेस लिगेंड है, ठीक है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर सॉफ्ट बेस लिगेंड है। तो हमें पता है एच प्रिंसिपल क्या कहता है, HSAB प्रिंसिपल, है ना, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो एच प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेगा और जो आपका हार्ड है वो आपके हार्ड के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेगा। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन एंड हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। अभी हमें पता है कि जो आपका मेटल है, जो ट्रांजिशन मेटल है, वो ट्रांजिशन मेटल क्या है आपका, सॉफ्ट है। अगर वो किस में है, अगर वो अगर अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी मैंने गलती से लिखा, अगर वो किस में है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सॉफ्ट है। तो वो क्या करेगा, तो वो सॉफ्ट लिगेंड के साथ बाइंड करेगा, जैसे सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर हो गया, सॉफ्ट बेस के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन करेगा, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो अभी हम इनको डिवाइड कर लेते हैं कि आपके कितने तरीके के आपके पास जो है वो लिगेंड रहेंगे। तो पहला अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड लिगेंड, अनसैचुरेटेड लिगेंड, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, अभी मैंने एग्जांपल बताया कार्बोनिल, साइनाइड, Pr3 etc, है ना। अभी अगर मैं बात करूँ तो ये हमें पता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये है कार्बोनिल आपका, इसी तरीके से आपका साइनाइड रहेगा, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद अभी अगर हाँ दूसरे हो सकते हैं आपके पास सेचुरेटेड लिगेंड, सेचुरेटेड लिगेंड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड जैसे आपके पास क्या हो सकता है, जैसे सेचुरेटेड लिगेंड में जनरली होता क्या है, इनके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, नो लोन पेयर, ठीक है। दूसरे इनके पास क्या होगा, नो नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो वो किसकी तरह काम करेंगे, तो कुछ इस तरीके के लिगेंड भी एक्ट एज अ सिग्मा डोनर एंड ऑल्सो एक्ट एज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ सेचुरेटेड सिस्टम में, हम एग्जांपल ले सकते हैं मीथेन का, ठीक है। सेचुरेटेड सिस्टम है एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे ये सिस्टम है इथेन सिस्टम का, CH3 ये भी किस तरीके से काम कर सकता है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ठीक है। अभी अगर हम ओवरलैपिंग देखें तो ये आपका मेटल है और ये आपका लिगेंड है, ठीक है।
हमें पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में स्टार्टिंग में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल है और ये इस तरीके से आपका मेटल का ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डालता है उसके डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, मेटल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, मेटल क्या करता है, थोड़ा सा डीस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है किसके साथ, लिगेंड ऑर्बिटल के साथ, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर देता है लिगेंड की तरफ, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी एंड पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। और इसी पाई बॉन्डिंग को हम बोल देते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग हम इसको बोलेंगे। और इस पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ही सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है। कि स्टार्टिंग में क्या होगा, लिगेंड जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, उसका जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, शेयरिंग होगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मेटल क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम डिस्टेबलाइज होना शुरू हो करेगा, तो ये क्या करेंगे, ये लिगेंड के पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें क्या करेगा, जो आप कह सकते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करना शुरू करेगा। और फिर क्या होगा, एक आपका पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड बनेगा, और इसी को हम बोल देते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। कि आपका अभी हमें पता है कि एंटी बॉन्डिंग के लिए कि क्या मतलब, बॉन्डिंग जब ये करेगा, जो मेटल एटम है जो लिगेंड के बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे ऑर्बिटल यूज करेगा पाई स्टार, ठीक है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये यूज करेगा। जो पाई है और जो आपका पाई स्टार है, ये कब यूज होंगे, पाई जब यूज होगा जब इसको करनी होगी बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाना होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग के टाइम पे वो यूज करेगा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, ठीक है। अगर आपके पास किस तरीके का सिस्टम है, अगर आपके पास सिस्टम है आपका ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है तो, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, अभी तक इसमें और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया है जो ना बताया जा सके, ओके ओके। एक चीज और बताती हूँ, मैंने बोला था कि मेटल आपका सॉफ्ट होगा, है ना, बिल्कुल, कि मेटल भी आपका सॉफ्ट होगा। और जो आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की मैं बात कर रही हूँ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, ये कैसे होते हैं, ये भी आपके सॉफ्ट बेस होते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू ऐसे प्रिंसिपल, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर वेरी गुड इंटरेक्शंस, वेरी गुड इंटरेक्शन, बहुत अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं। तो किस केस में आपका मेटल सॉफ्ट रहेगा, एक तो मैंने बोला था लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा हो जाएगी तो साइज छोटा होगा और वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली अगर 0 है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। +1 हो सकता है और मैक्सिमम +2 हो सकता है, इससे ज्यादा अगर जा रहा है, सपोज अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जा रहा है, +4 जा रहा है, +5 जा रहा है, तो इस केस में मेटल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शंस उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे जितना वो फर्स्ट केस में इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं मेटल विद +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट बिकम्स हार्ड, so to reduce it hard nature or enhance the soft character, increase the size of the metal atom, then it must be from the second and third transition series. What I am saying is कि अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास है मेटल, हमने बोला कि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। लो होगा तो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा विद सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। लेकिन अगर
ये हार्ड हो जाए। हार्ड कब होगा? जब इसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हार्ड हो जाएगा, और उस केस में सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन होगा, विच इज नॉट गुड, है ना। सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्शन होगी तो ये अच्छा ही नहीं है। इंटरेक्शंस, दीज इंटरेक्शंस आर नॉट गुड, और वी कैन से आर नॉट इफेक्टिव। तो अगर आपके पास मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो आप क्या करो? मेटल ऐसा लो जिसका साइज ज्यादा हो, ठीक है। देन चूज दोज मेटल which are having large size। तो जिस केस में लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज तो क्या होगा? एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, है ना। हम बोल सकते हैं एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा? इस केस में आपका एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते ही पोलराइजेशन कम हो जाएगा, लेस पोलराइजेशन। लेस पोलराइजेशन मीन्स मोर कोवेलेंसी, है ना। मोर कोवेलेंसी होते ही क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका सॉफ्ट। यानी कि अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो मेटल ऐसे चूज करो जिसका साइज क्या हो? लार्ज हो, ताकि वो ऑटोमेटिकली किसकी तरह बिहेव करे? वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाए आपका, ठीक है। तो यस, अभी अगर हम दूसरे लिगेंड की बात करें तो दूसरा हमारे पास हो सकता है सिग्मा डोनर लिगेंड। सिग्मा डोनर लिगेंड एक ये होते हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, और अभी हमारे पास है सिग्मा डोनर लिगेंड। सिग्मा डोनर में क्या होगा? सिंपल सी बात है, लाइक आपके पास है मिथाइल, ठीक है, लाइक आपके पास है हाइड्राइड। ये जो है ये क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड में डोनेट करेंगे। मीन्स मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लिगेंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। लिगेंड हैविंग, और हम ये भी कह सकते हैं लिगेंड हैविंग only one lone pair of electron, one lone pair of electron। जिसके पास एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर, वन लोन पेयर, तो वह किसकी तरह काम करेगा? वो काम करेगा आपका सिग्मा डोनर लिगेंड का। लाइक यहाँ पे हमने ले लिया मिथाइल और हाइड्राइड, ठीक है। और ये किस तरीके के लिगेंड है? ये जनरली वीक लिगेंड है। These are weak ligand, ओके। अब अगर मैं बात करूं कि ये केस क्या है, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, तो द T2G ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग, ये फिर कुछ अलग चीज हो जाएगी अगर मैं T2G को अभी एक्सप्लेन करूं यहाँ पे। तो यस, आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही खिंच जाएगा उसमें, फिर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना समर अप करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये सब होगा, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा समरअप कर लेते हैं। हमने पढ़ा डी ब्लॉक ओएनसीज, जहाँ पे हमने पढ़ा कि D1 to D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली हमारे पास रहता है, तो हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इनमें क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, कि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमें एक स्पेशल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, और कैटलिस्ट का काम होता है इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करना, ठीक है। अब हमें पता है कि मेटल्स के बीच में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है, बट जब कार्बन मेटल बॉन्ड बनता है तो वहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे अब दो तरीके की बॉन्डिंग हो जाती है, मेटल बॉन्डिंग प्लस में कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिससे क्या होता है? मेटल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका लेटेस्ट पॉइंट पे आयरन एटम है, लेकिन अगर आयरन में क्या होता है? रस्टिंग हो जाती है। तो अगर मैं इस आयरन को क्रोमियम से रिप्लेस कर दूं तो कहीं ना कहीं इस रस्टिंग को हम लिटिल बिट रिड्यूस कर सकते
सकते हैं। ऐसे ही जो कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी हम क्रोमियम को डोपिंग करके उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और वी कैन ऑल्सो एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर मेटल एटम। तो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दीज ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद हमने पढ़ा, सेकंड जो स्लाइड था वो हमारा था कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आयरन की रस्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हम बना सकते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हम बना सकते हैं अगर हम ये कायरल सेंटर पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है हम उस स्टीरियो केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और वो जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय जिगलेनाटा कैटलिस्ट। और जिगलेनाटा कैटलिस्ट में क्या है कि RMY टाइप का ग्रुप, जिसमें R कोई भी आपका ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, M कोई भी मेटल हो सकती है और Y कोई भी अदर ग्रुप, यानी कि ये कोई एल्कोक्साइड और हैलाइड हो सकता है। मेटल में अगर हम बात करें S ब्लॉक की, तो S ब्लॉक में हमारे पास रहेगा मैग्नीशियम। P ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास रहेगा एल्यूमिनियम। और ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो इसमें होगा जरा हाफ टी दे भाई, जरा यानी कि जिरकोनियम, हाफ फॉर हाफनियम, टी फॉर टाइटेनियम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है Cl4 टाइटेनियम प्लस AlCH3, तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंटम है, इसके साथ ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है और ट्रांजिशन मेटल के साथ आपका हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल के साथ हैलाइड है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, और जो आपका एस ब्लॉक का मेटल है उसके साथ ऑर्गेनिक ग्रुप है और एक हैलाइड है, ठीक है। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया हेप्टासिटी। हेप्टासिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स अटैच विद द मेटल एटम। तो उसको हम बोलेंगे उसकी हेप्टासिटी। हेप्टासिटी में फिर हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड है तो एक ही कार्बन अटैच है तो हेप्टासिटी 1 है। यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है तो हेप्टासिटी 2 है। यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है तो हेप्टासिटी 3 हो गया, ठीक है। सेम जिस तरह फिर हमने पढ़ा कि ये जो मेटल एटम है ये किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ जुड़ता है। तो अगर आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरली प्लेनर होता है और आपका मेटल जो है वो परपेंडिकुलरली उस प्लेनर सिस्टम के साथ बाइंड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने उसकी प्लेनरिटी को एक्सप्लेन किया। और हाँ, हमने देखा कि किस तरीके से जब मेटल एटम आपके सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है तो NMR में सिग्नल किस तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या आता है, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आता है, डेल्टा वैल्यू 7.26 ppm पे। लेकिन अगर इसके साथ मेटल अटैच हो जाती है तो इसके सिग्नल कितने हो जाते हैं, 3। ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा, यस ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो मेटल एटम है ये जब आपके कार्बन सिस्टम के साथ जुड़ता है तो ये किस हेप्टासिटी में जुड़ेगा ये भी आपका मेटल एटम ही डिसाइड करता है। जनरली हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। हम बोलते हैं कि जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो सिस्टम खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है और उसके लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढता है। यानी कि अगर हम बेंजीन में देखें तो मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो अगर यहाँ पे इवन हेप्टासिटी है तो जो लोअर हेप्टासिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, इवन ही रहेगी। और अगर मैक्सिमम हेप्टासिटी ओड है तो लोअर हेप्टासिटी भी क्या रहेगी, ओड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेप्टासिटी है 6, लोअर हेप्टासिटी 4 एंड 2, ठीक है। अगर यहाँ पे हेप्टासिटी है 5 तो लोअर हेप्टासिटी हो जाएगी हेप्टासिटी 3 एंड हेप्टासिटी 1। जैसे फिर हमने ये सिस्टम पढ़ा कि अगर आपके पास कोई मेटल एटम है, सपोज कर लीजिए जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसको बेंजीन के साथ जुड़ना है तो वो 3 कार्बन एटम के साथ ही जुड़ेगा ताकि सिस्टम में क्या हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए और सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड में हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। यानी कि क्या होगा, लिगेंड स्टार्ट में मेटल एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बाय पाई पैक बॉन्डिंग। और इस तरीके के लिगेंड को हम जनरली बोलते हैं सॉफ्ट बेस लिगेंड। और मेटल भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू ऐसे प्रिंसिपल्स आर गुड और प्रीडोमिनेटली वेरी गुड फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ओके। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा दिस वन कि अनसेचुरेटेड लिगेंड है, जैसे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लाइक कार्बोनिल साइनाइड Br3 एक्सेट्रा। सेचुरेटेड में हमारे पास हो जाएगा, जैसे सेचुरेटेड सिस्टम भी है जो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है, जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर का काम करेगा। लाइक मेरे पास हो गया मीथेन और मेरे पास हो गया इथेन। तो जनरली होता क्या है कि जब ये बॉन्डिंग होती है तो लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट देयर इज सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द metal atom. So metal is not able to stabilize this electron density, that is why it starts sharing this electron density towards the empty orbital, we can say the anti-bonding molecular orbital of this ligand. And after that there is formation of the pi back after that there is formation of this pi bond which is called pi back bonding,
ओके, सो पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है एंड दिस इज शोन इन दी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर टाइप ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स में वी डिस्कस द सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड, सिग्मा डोनर लिगेंड्स वेयर देयर इज ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उनको हम बोलेंगे सिग्मा डोनर लिगेंड। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं मिथाइल का और हाइड्राइड का, और ये क्या करेगा, इस लोन पेयर से मेटल एटम के थ्रू जुड़ेगा, यानी कि मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर करेगा। फिर हमने पढ़ा कि जो मेटल है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरीके की शो कर सकता है, लो एंड हाई। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो सॉफ्ट होगा, लिगेंड सॉफ्ट होगा, यानी कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर के साथ वो इजीली इंटरेक्शन करेगा। लेकिन अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया तो वो हार्ड हो जाएगा, उस केस में सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो गए विच इज नॉट गुड। तो उस केस में अगर आपको मेटल को सॉफ्ट करना है तो आप क्या करिए, मेटल के साइज को इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि आप ऐसा मेटल चूज कीजिए जहाँ पे क्या हो, साइज ज्यादा हो। साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना एक्सपेंड रहेगा, लेस पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंसी एंड मोर सॉफ्ट करेक्टर। ओके, सो टिल नाउ आई थिंक आज तक इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ लिगेंड ही डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, बिकॉज इसमें थोड़ा सा रह गया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट इज वाई मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।